कोरोना वायरस की वजह से जापान में जहाज पर फंसे 119 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान टोक्यो से दिल्ली पहुंचा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट से जानकारी दी। एयर इंडिया के विमान में श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरू के भी 5 नागरिक भारत पहुंचे हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह जानकारी दी है कि यह विमान अब दिल्ली पहुंच चुका है, जिसमें 119 भारतीय सवार थे। तो कोरोना वायरस की वजह से जापान में जहाज पर फंसे हुए थे ये 119 भारतीय। अब एयर इंडिया का विमान टोक्यो से दिल्ली पहुंच चुका है। विदेश मंत्री ने इसको लेकर के ट्वीट किया है और ये जानकारी दी है। एयर इंडिया के विमान में श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरू के भी 5 नागरिक भारत पहुंचे हैं। पत्नी और बेटे के साथ 2 मार्च तक जेल भेजे गए समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को प्रशासन ने रामपुर जेल से सीतापुर जेल में शिफ्ट किया। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम को भी सीतापुर जेल ले जाया जाएगा। अभी शिफ्ट नहीं किया जाएगा, ऐसी तैयारी है कि उनको शिफ्ट किया जाएगा। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 7 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद से तीनों को रामपुर जेल में रखा गया था। अजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजीत, रामपुर जेल में इनको रखा गया है, अब सीतापुर जेल जाने की तैयारी, क्या कारण बताए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, कल शाम को डीजे 6 कोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को जेल भेज दिया था फर्जी पासपोर्ट, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में। लेकिन प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था कि सुरक्षा कारणों से रामपुर जेल में उनको नहीं रखा जाएगा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले उन्हें रामपुर जेल से सीतापुर जेल के लिए रवाना कर दिया गया और लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच उन्हें सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जो अभी तक कारण दिया गया उस प्रशासनिक आधार पर सुरक्षा के कारण दिए गए, क्योंकि रामपुर में कि खुद रहने वाले हैं आजम खान, वहाँ भीड़ ज्यादा होगी जेल के आसपास, तो उस वजह से रामपुर प्रशासन ने उन्हें सीतापुर शिफ्ट कर दिया है और अब से थोड़ी देर बाद उन्हें दाखिल कर दिया जाएगा सीतापुर जेल में। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी अजीत जानकारी दे रहे थे कि सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें सीतापुर जेल ले जाया जा रहा है और 8 से 8:30 बजे के बीच सीतापुर पहुंच जाएगा उनका परिवार। उत्तर प्रदेश की रामपुर जिला अदालत ने 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में आजम खान परिवार कोर्ट के आदेश के बाद भी सुनवाई के लिए अदालत में पेश नहीं हो रहा था, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। यह आदेश 1 दिन पहले जारी हुआ। कुर्क का मतलब होता है जब्त कर लेना, यानी अदालत में लगातार सुनवाई से गैर हाजिर रहने के लिए आजम खान की संपत्ति जब्त कर ली गई। कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के कुछ घंटों बाद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जहां से उन्हें 7 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाएगा जब तक कि प्रत्येक मुकदमे में जमानत नहीं हो जाती। अगर एक भी मुकदमे में ये रह जाते हैं तब तक ये अभिरक्षा में ही रहेंगे। इस फैसले से पहले कोर्ट ने आजम खान और मामले से जुड़े दूसरे लोगों को कई मौके दिए थे। गैर जमानती वारंट जारी किया गया, इलाके में मुनादी मतलब आजम खान और उनके परिवार के नाम की घोषणा करवाई गई और फिर जाकर संपत्ति कुर्क करने मतलब जब्त करने के आदेश जारी हुए, जिसके बाद आजम खान को मामले में पेशी के लिए अदालत के सामने जाना ही पड़ा। 2 जन्म प्रमाण पत्र वाला जो मामला था उसमें इन्होंने अपनी तीनों ने, अब्दुल्ला आजम, आजम खान और तंजीम फातिमा, इन्होंने अपनी आज बेल एप्लीकेशन लगाई थी, जिसमें 1 बजे उसकी सुनवाई हुई और तीनों को 2 तारीख तक के लिए जेल के लिए बोला गया है। कोर्ट ने आजम खान को 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा। आरोप है कि आजम खान और उनकी पत्नी ने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए, जिनमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर जबकि दूसरा जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ से बनवाया गया। और दावा है कि आजम खान के बेटे ने चुनाव में अलग अलग मौकों पर यह जन्म प्रमाण पत्र इस्तेमाल किए और इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें उनकी पत्नी और बेटे के साथ 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हालांकि कोर्ट में सिर्फ इसी मामले पर सुनवाई नहीं हुई, कुल 17 मामलों में आजम खान की पेशी हुई। इनमें 4 मामलों में उन्हें जमानत दे दी गई और 13 मामलों में उन्हें नई तारीख मिली। वहीं इस पूरे मामले में सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने आजम खान और उनके परिवार के लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए और इसे उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की साजिश बता दिया। जब से सरकार आई है लगातार आजम साहब को अपमानित करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगवाया है, जानबूझ करके आरोप लगाया है कि आजम साहब की छवि को खराब किया जाए। बीजेपी की तरफ से भी समाजवादी पार्टी के आरोपों पर सफाई दी गई। योगी शासन में ऐसा नहीं है कि किसी को फंसाते हैं। कानून जो है अपना काम करता है और किसी प्रकार का योगी सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होता है।
सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में दिए अपने भाषण में इशारों में आजम खान पर बड़ा हमला बोला। बलदेव सिंह गोलक हमारे मंत्री आए, कहा रामपुर में बिजली आएगी कि नहीं आएगी। मैंने कहा जैसे पहले आती थी वैसी आएगी। वहां जा रही है बिजली, और बिजली तो अब बहुत चमक रही है वहां। तो ये सब जब बिजली चमकती है ना, ये फालतू वायरस नहीं पैदा होते। प्रश्न कोरोना वायरस उसी से पैदा होते हैं, गंदगी में ही पैदा होते हैं, अंधकार में ही पैदा होते हैं, और हम उसी को दूर कर रहे हैं। अमेरिका के मेवाकी में बियर बनाने वाली यूनिट में हुई गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई। मेवाकी में एक कंपनी के कैंपस में बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग की। शहर के मेयर टॉम बेरेट के मुताबिक फायरिंग करने वाले को मार गिराया गया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है। तो अंधाधुंध फायरिंग की गई है और बताया गया कि जिस शख्स ने फायरिंग की थी उसे मार गिराया गया है। एक कंपनी में लगातार वहां पर गोलीबारी हुई और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना पर दुख जाहिर किया। बताया यह गया कि बियर बनाने वाली यूनिट में यह गोलीबारी हुई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शाहीन बाग जैसे प्रदर्शनों में आजादी की मांग करने वालों को पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। को ज़्यादा आज़ादी का पता करना है कि आज़ादी और गुलामी क्या होती है। तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात बने हुए, सुबह व्यक्ति घर से निकलता है, शाम को कोई गारंटी नहीं होती है कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए अगर ज़्यादा ही आज़ादी चाहिए तो वहाँ जाकर पाकिस्तान में चले जाएंगे। तो दिल्ली में हुई हिंसा का एक्टर रजनीकांत ने कड़ा विरोध किया और इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना। चेन्नई में रजनीकांत ने कहा कि दिल्ली में हुई हिंसा खुफिया एजेंसियों की नाकामी है। इससे साबित होता है कि गृह मंत्रालय भी इस मामले में फेल साबित हुआ। रजनीकांत ने यह भी कहा कि प्रदर्शन और धरना शांति के साथ से हो सकते हैं, लेकिन अगर हिंसा भड़कती है तो फिर उससे सख्ती से निपटने की जरूरत है। Intelligence failure means that is Home Ministry failure, right? He has taken actually that is the police, the intelligence, they have to answer for this. उत्तर पूर्व दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस अधिकारियों ने देर रात दौरा किया, वहां के हालात का जायजा लिया। सबसे ज्यादा हिंसा प्रभावित जगहों में भजनपुरा, दौलतपुर और गोकुलपुरी के इलाके शामिल हैं, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इससे पहले दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने भी देर रात सीलमपुर और मौजपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पुलिस कर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। वहीं पुलिस ड्रोन कैमरे से भी निगरानी कर रही है। इसके साथ ही सुरक्षा बल ने मौजपुर और जाफराबाद के इलाकों में देर रात फ्लैग मार्च भी किया। दिल्ली के जिन इलाकों में हिंसा हुई उन्हें दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल ने छावनी में तब्दील कर दिया। लोगों के दिल से डर हटाने के लिए जवानों ने दिन भर सड़कों पर फ्लैग मार्च किया और जवानों के अलग अलग दस्तों की अगुवाई दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर करते रहे। एक दिन पहले ही जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास धरने पर बैठे लोगों को हटा दिया गया था। सुबह होते ही सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके में मार्च शुरू कर दिया। ये कंपनी इस वक्त यहाँ से जो जाफराबाद का ये रूट है जिसे बंद किया गया था 2 दिन से, यहाँ पर मौजपुर चौक है, यहाँ पर बंद किया गया था। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहाँ से लगातार फ्लैग मार्च कराया जा रहा है ताकि लोगों के बीच से वो डर समाप्त हो। फ्लैग मार्च केवल मुख्य सड़कों पर ही नहीं बल्कि उत्तर पूर्व दिल्ली के छोटे छोटे मोहल्लों की संकरी गलियों में भी किया गया। सशस्त्र सेनाओं के जो जवान हैं उनको भेजा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जो हालात हैं उन पर काबू पाया जा सके, और ये चीजें यहाँ पर दिख भी रही हैं और कोशिश पुलिस की लगातार यही है। धारा 144 लगी होने की वजह से न तो कहीं कोई भीड़ भाड़ दिखी और न ही कोई दुकानें ही खुली हुई दिखी, लेकिन जवानों के मार्च के कारण हालात पूरी तरह काबू में रहे। भजनपुरा में फ्लैग मार्च की अगुवाई जॉइंट कमिश्नर ओपी मिश्रा ने की। यहाँ भी हम लोगों ने पेट्रोलिंग किया, फ्लैग मार्च किया, वहाँ पे स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और जनता को भी हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं। तो स्थिति अभी तक पूरी नियंत्रण और शांतिपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए उत्तर पूर्व दिल्ली के लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। क्योंकि उत्तर पूर्व दिल्ली की 10 जगहों से हिंसा की खबरें आई थीं, लेकिन पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती की वजह से ज्यादातर जगहों पर हालात सामान्य हो गए और कुछ जगहों पर तो लोग घरों से बाहर भी निकले। मौजपुर के विजय पार्क में तो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने सड़क पर निकलकर भाईचारा दिखाया और माहौल बिगाड़ने का आरोप बाहर से आए लोगों पर लगाया। उनको लगता है कि अब यहाँ पर हालात सामान्य है। हाँ, हमारे सामान्य। जमालुद्दीन जी बताइए। हाँ, इस वक्त तो सामान्य है। हाँ। इस वक्त तो कोई ऐसी दंगाई नहीं है। मिलिट्री ने फोर्स ने काफी कंट्रोल किया है। अच्छा, नहीं जी, बहुत बढ़िया कर रहा है। ज्यादातर जगहों पर दिन भर पुलिस के अफसरों की गाड़ियां, पीसीआर वैन, पुलिस और अर्धसैनिक बल की बसें गश्त लगाती रहीं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का भी दावा है कि ज्यादातर जगहों पर हालात सामान्य हो चुके हैं।
काफ़ी कुछ नॉर्मलसी आ चुकी है। बाकी हमारे सीनियर अफसरान जितने सेंसिटिव एरियाज़ हैं, ज़्यादातर इनसाइड लेन्स वगैरह में उसको भी आज बिल्कुल डोमिनेट किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुई हिंसा पर बैठकों का सिलसिला सोमवार से शुरू हुआ। सबसे पहले गृह मंत्रालय में सोमवार सुबह ही बैठक बुलाई गई, जिसमें गृह सचिव और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के अलावा आईबी के अधिकारियों को भी बुलाया गया। फिर सोमवार रात 1 बजे हालात की समीक्षा करने के लिए दोबारा बैठक की गई। मंगलवार को सुबह 9 बजे गृह मंत्री ने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को हिंसा वाली जगहों पर मौजूद रहने के निर्देश दिए। मंगलवार को ही दोपहर 12 बजे दिल्ली के सीएम और तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की गई। मंगलवार शाम 6 बजे श्रद्धानंद श्रीवास्तव को स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस नियुक्त कर दिया गया और इसके बाद गृह मंत्रालय से बड़े अधिकारियों से हर घंटे हालात की जानकारी ली जाती रही। इस बीच इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले अंकित शर्मा का शव दिल्ली के चांदबाग इलाके में बरामद किया गया। अंकित शर्मा उसी चांदबाग इलाके में रहते थे जहां हिंसा हुई थी। लेकिन अब हिंसा शांत होने के बाद अंकित का शव इलाके के एक नाले से बरामद किया गया, जिसकी खबर मिलने के बाद उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अंकित के भाई ने बताया कि उनका भाई हिंसा वाले दिन लापता हुआ था, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में भी की थी। दियालपुर में अपनी कंप्लेन कराई सर, वहाँ हमारी कंप्लेन ली दियालपुर में रात को सर, बॉडी आज सुबह 8 बजे निकाली गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले अंकित शर्मा की मौत पर दुख जताया। दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने देर शाम मुलाकात की। बताया गया कि ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें अजीत डोभाल ने अमित शाह को हिंसा प्रभावित इलाकों के ताजा हालात की पूरी जानकारी दी। एनएसए अजीत डोभाल ने गृह मंत्री को यह भी बताया कि अब दिल्ली में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं और शांति की स्थिति बनी हुई है। एनएसए अजीत डोभाल की यहाँ पर मुलाकात चली है और गृह मंत्री अमित शाह से करीब 2 घंटे तक यहाँ पर मुलाकात चली है और इससे पहले उन्होंने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और उसके बाद यहाँ पर ये मुलाकात की है और पिछले 24 घंटों में 2 बार उन्होंने दौरा किया है, जिसके बाद करीब 2 घंटे की मुलाकात में सिलसिलेवार तरीके से पूरा ब्यौरा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने दिया है। कुल मिलाकर यहाँ पर दिल्ली में कैसे हालात यहाँ पर काबू किए जाए, किस तरीके से स्थिति सामान्य की जाए, पल पल नज़र यहाँ पर बनाई जा रही है और तमाम जो समुचित कदम है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, वो प्रभावी ढंग से लागू हो, यह प्राथमिकता है सरकार की। बिहार में नीतीश कुमार के महागठबंधन में वापसी की अटकलें तेज हो गईं। एक दिन पहले बिहार विधानसभा में एनआरसी और एनपीआर को राज्य में लागू नहीं करने के प्रस्ताव पास करने के बाद नीतीश और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी, जिसे महागठबंधन के सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने काफी अहम बताते हुए नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांध दिए। महागठबंधन में आवे तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन वैसे चेहरा का जहां तक सवाल है, अभी बिहार में नीतीश से बढ़ के चेहरा तो कोई है ही नहीं। वहीं आरजेडी ने भी इससे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सियासी मतभेद कम होने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी के मन और मस्तिष्क को दरकिनार करके तेजस्वी यादव जी के दिल को जीतना चाहा नीतीश कुमार और वह जीत लिया। जबकि कांग्रेस ने तो खुले दिल से नीतीश की वापसी की उम्मीद जताई। नीतीश कुमार आएंगे तो निश्चित स्वागत करेंगे। हालांकि जेडीयू ने नीतीश की महागठबंधन में वापसी की अटकलों को खारिज कर दिया। हमारा एनडीए गठबंधन मजबूत है, सीमेंट की तरह मजबूत है और उसमें कहीं किसी तरह का छेद नहीं है। एनएसए अजीत डोभाल ने पूर्वी दिल्ली में लोगों की सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया। मंगलवार रात से ही वो एक्शन में दिखने लगे। अजीत डोभाल पुलिस के इंतजामों को देखने के लिए सीलमपुर में डीसीपी दफ्तर पहुंचे थे और उसके बाद पूरे दिन सुरक्षा के इंतजामों पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नजर रही। डोभाल के मुताबिक गृह मंत्री ने जमीनी हकीकत जानने के लिए उन्हें उत्तर पूर्व दिल्ली में भेजा। डीएम साहब और एचएम साहब की हुक्म के मुताबिक हम लोग उसकी तामील कर रहे हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अमन हो जाए और इंशाल्लाह यहाँ पर बिल्कुल अमन होगा। यहाँ पर कोई किसी तरह की कोई वो नहीं होगी। लोगों से हिंसा पर बात करने के बाद डोभाल उन गलियों में भी पहुंचे जहां से पत्थरबाजी की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। एनएसए ने लोगों से कानून हाथ में न लेने की अपील की। अजीत डोभाल के गलियों में पहुंचते ही अचानक सड़कों पर लोगों की भीड़ भी दिखने लगी। जबकि हिंसा की घटनाओं के बाद से ही यहां के ज्यादातर बाजार बंद थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। डोभाल ने सभी वर्गों के लोगों से बातचीत की
और गली गली घूमकर लोगों को समझाते रहे कि कानून हाथ में लेने से किसी का फायदा नहीं होने वाला। कानून के अंदर में हमारे को रहना, ये हमारा फर्ज भी है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारे अपने लिए और हमारे बच्चों के इनकी सलामती भी है। कुछ जगहों पर तो सड़कों पर अजीत डोभाल जिंदाबाद के नारे तक लगने लगे। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। आपकी हिफाजत करने का ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा वाली जगहों से निकलने के बाद अजीत डोभाल गृह मंत्री अमित शाह को हालात की सही तस्वीर देने भी पहुंचे। विराट कोहली आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में खिसककर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। न्यूजीलैंड में खराब दौर से जूझ रहे विराट कोहली आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले पायदान से खिसककर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। उनकी जगह स्टीव स्मिथ 911 अंक हासिल कर दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज बन गए। हालांकि रैंकिंग में भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि टॉप 10 में भारत के कुल 4 बल्लेबाज शामिल हैं, जिनमें मयंक अग्रवाल भी हैं। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन में जीत से शुरुआत की। लेफ्ट नेताओं और कई संगठनों ने दिल्ली में शांति की अपील करते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। हकीकत ये है कि ये दिल्ली की जनता शांति चाहती है, सांप्रदायिक सद्भावना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में सुनवाई 23 मार्च तक टाल दी। अदालत ने शाहीन बाग मामले पर सुनवाई के लिए मौजूदा वक्त को सही नहीं माना। क्लाइमेट चेंज के मामले उठाने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता ग्रेटा थुनबर्ग ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई से मुलाकात की। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एक वरिष्ठ सदस्य ने आशंका जताई कि अगर मई तक कोरोना वायरस संकट खत्म नहीं हुआ तो टोक्यो ओलंपिक्स को रद्द करना पड़ सकता है, क्योंकि इन खेलों को कुछ वक्त के लिए टालना और दूसरी जगह कराना आसान नहीं होगा। एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा समेत कई दूसरी जगहों पर छापेमारी की। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने जम्मू कश्मीर में एलओसी का दौरा किया। वहां उन्होंने केरन और नौगाम सेक्टर में तैनात जवानों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भेजी गई चादर अजमेर दरगाह में चढ़ाई। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री का एकता का संदेश भी पढ़कर सुनाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 808वें वर्ष उर्स के अवसर पर विश्व भर में उनके अनुयायियों को बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली हिंसा के विरोध में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर एक ज्ञापन सौंपेगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता विजय चौक पर जुटेंगे, वहां से शांति मार्च निकालते हुए राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा सभी सांसद और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। दिल्ली हिंसा के खिलाफ कांग्रेस ने शांति मार्च निकाला। इस मार्च के जरिए पार्टी ने बीते 3 दिनों से चल रही हिंसा से बिगड़े हालात पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की और बड़ी संख्या में जुटकर सड़क पर मार्च निकाला। इस मार्च में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी शामिल हुई, जो पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे नेताओं के साथ अकबर रोड से निकलते हुए आगे बढ़ी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने हाथों में कांग्रेस का झंडा और कई तख्तियां ली हुई थी। इस वक्त जो तस्वीरों में आपको दिखाई देगा, ये जनपथ रोड है और चारों तरफ आप देखिए यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा, बैनर और पोस्टर लेकर के प्रियंका गांधी के साथ आगे चल रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च के दौरान आपसी सौहार्द के नारे भी लगाए। मार्च के दौरान कांग्रेस ने दिल्ली हिंसा पर केंद्र को घेरते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हिंसा मत करिए, इससे सिर्फ आपका नुकसान होगा, सिर्फ आपको पीड़ा होगी, आपको दुख होगा। ऐसी राजनीति खराब राजनीति है। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके कांग्रेस के मार्च को बीच रास्ते में रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी वहीं सड़क पर बैठ गईं और मार्च को खत्म किया। एक तरफ कांग्रेस ने शांति मार्च निकाला तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा की घटनाओं के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला। सोनिया गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हालात संभाल पाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया, जिसके लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया और उसकी जानकारी देने के लिए सोनिया गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। पिछले इतवार से देश के गृह मंत्री कहाँ थे और वो क्या कर रहे थे? नंबर 2, पिछले इतवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ थे और क्या कर रहे थे? नंबर 3,
दिल्ली चुनाव के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा क्या जानकारी दी गई और उन पर क्या कार्रवाई हुई। यही नहीं, सोनिया गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा तक मांग लिया। दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। हमला अमित शाह पर हुआ तो जवाब देने में बीजेपी ने बिल्कुल देर नहीं की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोनिया को दिल्ली हिंसा पर राजनीति न करने की नसीहत देते हुए तंज भी कस दिया। हम उस स्तर पे जाना नहीं चाहते कि कौन कहाँ है, क्योंकि लोग कहेंगे बाबा कहाँ है। हमारा विश्वास है कि पुलिस की जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी। दिल्ली में सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच शिवसेना ने भी अपने मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र सरकार पर वार किया। शिवसेना ने बीजेपी नेताओं पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया और हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। साथ ही शिवसेना ने दिल्ली हिंसा की तुलना 1984 की सिख हिंसा से कर दी और केंद्र सरकार को इसे रोकने में नाकाम बताया। वहीं शिवसेना के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और वक्त रहते हिंसा पर काबू पाने का दावा किया। दिल्ली में प्रशासन और पुलिस अगर फेल हो गया होता तो आज क्या दिल्ली की हालत होता, ये सोचने वाली बात है। पर अब सब कुछ नियंत्रण में है। बीजेपी भले ही हालात को काबू में बता रही हो, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना तैनात करने की मांग कर दी। केजरीवाल ने इसके लिए गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने हिंसा रोकने में दिल्ली पुलिस की कोशिशों को नाकाफी बताया। साथ ही कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाने की मांग भी की। दिख रहा है कि पुलिस के प्रयास के बावजूद भी अभी भी घटना पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोगों का मानना है कि तुरंत सेना बुला करके इसे नियंत्रित करना चाहिए। दिल्ली सरकार भले ही सेना बुलाने की मांग कर रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर है कि गृह मंत्रालय ने फिलहाल सेना की तैनाती को जरूरी नहीं बताया। शाम के वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं के साथ उत्तर पूर्व दिल्ली में डीसीपी दफ्तर पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलिस अधिकारियों से मिलकर हालात की जानकारी ली और अधिकारियों से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने कुछ इलाकों में कर्फ्यू बढ़ाने की भी मांग की। उत्तर पूर्व दिल्ली की 10 जगहों से हिंसा की खबरें आई थी। पुलिस अधिकारियों से मुलाकात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन इलाकों में भी पहुंचे जहां से हिंसा की खबरें आई थी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ रहे। हिंसा वाली जगहों पर पैदल घुसते हुए अरविंद केजरीवाल ने लोगों से मुलाकात की और उनसे शांति बनाए रखने की अपील की। लगता है कि सोते समय भी रात को भी कल जगह रहे पूरी रात 4 बजे तक 5 बजे तक। अच्छा घबराहट है। उधर डबलपुरिया क्या हाल है? डबलपुरिया वाले का क्या हाल है? डबलपुरिया भी इस तरह के हालात हैं कि मतलब नॉर्मल नहीं है। चलो डर है, अभी शांति रखो और अभी सबको शांति रखनी है। नुकसान तो सबका हो रहा है। मैं पूरा इलाके में दौरा कर रहा हूँ, तो सब लोग शांति रखना। ठीक है, ठीक है, सबको रखना, कहीं कोई अफवाह में न जाए। दिन भर चले सियासी घमासान के बीच उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा पर हाई कोर्ट ने भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के मुद्दे पर कल तक कमिश्नर से जवाब मांगा है। अदालत ने एफआईआर दर्ज कराने में देरी के लिए पुलिस को फटकारा भी कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो जांच कैसे करेगी। साथ ही यह टिप्पणी भी कर दी कि दिल्ली में 1984 जैसे हालात नहीं दोहराने देंगे। वहीं कोर्ट में ही 4 बीजेपी नेताओं के विवादास्पद भाषणों की वीडियो क्लिप भी दिखाई, जिसमें कपिल मिश्रा के 23 फरवरी के भाषण के दौरान मौजूद पुलिस अधिकारी के बारे में भी कोर्ट ने जवाब तलब किया और चारों वीडियो क्लिप के आधार पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का संज्ञान लेने को कहा। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वीडियो क्लिप दिखाने पर आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि सिर्फ एक तरफ के लोगों का वीडियो राजनीतिक एजेंडे के तहत दिखाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने सोनिया गांधी के बयान पर पलटवार किया। सोनिया गांधी ने दिल्ली हिंसा के लिए गृह मंत्री को जिम्मेदार मानते हुए उनका इस्तीफा मांगा था, जिस पर पलटवार करते हुए बाबुल सुप्रियो ने सोनिया गांधी पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा दिया। बाबुल सुप्रियो ने सोनिया गांधी को सलाह दी कि वो इस मामले में अमित शाह से बात करे, जैसा केजरीवाल ने किया था। सोनिया गांधी जी जो है बहुत वरिष्ठ नेता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है दिल जो है
वो भारतीय होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं तो पहले बोलूँगा कि राहुल गांधी है कहाँ, शायद कोरोना वायरस जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कहीं भाग गए हैं। सोनिया गांधी को अगर कोई तकलीफ हो तो राजनीतिक बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं देके एक बार जाके अमित शाह से मिले। सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग में धरने पर सुनवाई के दौरान उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा का मामला भी गूंजा और अदालत ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हिंसा पर कोई सुनवाई नहीं थी, फिर भी जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ ने इसे लेकर सरकार और दिल्ली पुलिस पर तीखी टिप्पणियां की और यहां तक कह दिया कि अगर सरकार ने पुलिस को शुरू में ही काम करने दिया होता तो हिंसा में इतनी जानें नहीं जाती, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऐतराज जताते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणियों से पुलिस का मनोबल टूटेगा। लेकिन जस्टिस जोसेफ ने दो टूक जवाब दिया कि देश और अदालत के साथ फर्ज निभाने के लिए उनका बोलना जरूरी है। साथ ही उन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका का हवाला देते हुए कहा कि वहां दंगे या भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस किसी के आदेश का इंतजार नहीं करती। कोर्ट ने तुषार मेहता की अदालत की टिप्पणियों को मीडिया में बताने पर रोक लगाने की अपील भी ठुकरा दी। दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों पर आज हाईकोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या 27 हो गई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है, जबकि हिंसा में 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। 18 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने हिंसा के लिए दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी। बालाकोट हमले के 1 साल पूरे होने पर श्रीनगर में वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने MiG-21 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। पिछले साल पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों का बदला लेते हुए वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बालाकोट में आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया था। और ये हुआ था आज ही के दिन, ठीक 1 साल पहले। बालाकोट एयर स्ट्राइक के 1 साल पूरा होने पर वायुसेना प्रमुख ने श्रीनगर में MiG-21 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। वायुसेना की 51 स्क्वाड्रन ने भी इसमें हिस्सा लिया। ये वही स्क्वाड्रन है जिसने बालाकोट में आतंकी कैंपों को तबाह किया था। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान भी इसी स्क्वाड्रन का हिस्सा थे। The message was clear. At the government level, it was a clear message that any attacks orchestrated from across the border will not be acceptable at all. वायुसेना प्रमुख ने सीमा के बेहद करीब MiG-21 लड़ाकू विमान उड़ाए। 51 स्क्वाड्रन ने भी मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया और लिखा कि भारतीय सेना अब सीमा पार करने से नहीं हिचकिचाती। बालाकोट एयर स्ट्राइक पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले का कड़ा जवाब था, जिससे दुनिया भर में यह संदेश गया कि अगर आतंकवाद से लड़ने के लिए सीमा पार भी करनी पड़ी तो भारत इसके लिए तैयार रहेगा। और पिछले साल 26 फरवरी को, यानी कि ठीक आज ही के दिन, भारत ने यह दिखा भी दिया। भारतीय वायुसेना ने उस दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। इसमें जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंपों को वायुसेना ने तबाह कर दिया था और इस हमले में कई आतंकी मारे गए थे। इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भी माना था कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में हमला किया था। बालाकोट में आतंकी कैंपों पर एयर स्ट्राइक पूर्व वायुसेना अध्यक्ष BS धनोआ के नेतृत्व में हुई थी। For this, the Air Force was optimum. Air Force was optimum because it had the weapons, and also at that particular period of time, the thought was that you need to tell Jaish e Mohammed that we will kill you, no matter where you are hiding. CBSE की 12वीं की आज होने वाली परीक्षा को उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा की वजह से टाल दिया गया है। CBSE ने दिल्ली सरकार के अनुरोध और छात्रों, कर्मचारियों, उनके परिजनों को परेशानी से बचाने के लिए यह फैसला लिया। बताया जा रहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के 80 सेंटर पर आज ये परीक्षा नहीं होगी। हालांकि दिल्ली के बाकी हिस्सों में ये परीक्षा समय से होगी। CBSE के मुताबिक जल्द ही इन सेंटर पर परीक्षा की अगली तारीख की सूचना दी जाएगी। इससे पहले CBSE ने इन इलाकों में 10वीं की परीक्षा को भी टाल दिया था। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी के कुछ नाराज कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के घर का घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने मेहनत करने वाले नेताओं को पार्टी की जिला कमेटी में जगह नहीं देने का आरोप लगाया और बाबुल सुप्रियो के घर पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद बाबुल सुप्रियो भी घर से बाहर निकले और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता काफी देर तक उनसे बहस करते दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेल रहे बाबुल सुप्रियो ने भी जिला कमेटी में हुए बदलाव पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने नाराज कार्यकर्ताओं को इस मामले का हल निकालने का भरोसा दिया। सबको बिठा के बातचीत करके इस जो भी हमें नजर आ रही है इसको हम सुलझाने की कोशिश करेंगे।
दिल्ली हिंसा के विरोध में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गांधीनगर में धार्मिक एकता मार्च निकाला। इस बीच संजय सिंह के साथ इलाके के लोग भी बड़ी तादाद में जुटे, जिन्होंने संजय सिंह के साथ धार्मिक भाईचारे के नारे लगाए। इस बीच संजय सिंह ने सभी धर्म के लोगों से आपसी एकता बनाए रखने की अपील भी की। दंगा नहीं फैलने देंगे, हिंसा नहीं फैलने देंगे, एकता नहीं टूटने देंगे, एकता नहीं टूटने देंगे। लोगों की भारी नाराजगी के बाद दिल्ली हिंसा में मारे गए हेड कांस्टेबल रतन लाल को केंद्र सरकार शहीद का दर्जा देने के लिए तैयार हो गई। इससे पहले हेड कांस्टेबल रतन लाल के पार्थिव शरीर को सीकर में उनके गांव ले जाया गया। तभी गांव पहुंचने से पहले ही उनके परिवार वालों के साथ आसपास के लोग रास्ते पर खड़े हो गए और जिस गाड़ी में रतनलाल का पार्थिव शरीर रखा गया था उसके सामने ही जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों के ऐसा करने से फतेहपुर झुंझुनू सड़क पर लंबा जाम लग गया, लेकिन गांव के लोग डटे रहे और अपनी मांगों के साथ नारेबाजी करने लगे। गुस्साए लोगों को मनाने के लिए सीकर और झुंझुनू के सांसदों समेत पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी वहां पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच लोगों की भीड़ बढ़ने से हालात भी बिगड़ते चले गए। वहीं रतनलाल के घर पर पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में बांध निर्माण का काम शुरू करवाने पहुंची प्रशासन और पुलिस की टीम को गांव वालों ने खदेड़ दिया। अडंग गांव में खरमेर नदी पर 348 करोड़ की लागत से बांध बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में गांव के लोग पिछले 1.5 महीने से धरने पर बैठे हैं। और जब प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ बांध का निर्माण फिर से शुरू करवाने पहुंची, तो गांव वाले भड़क गए। बांध बनाए जाने का विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस और प्रशासन की टीम को वहां से खदेड़ दिया। इस बीच पुलिस वालों के साथ गांव वालों ने धक्का मुक्की भी की। विरोध कर रहे लोगों में कई महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने हाथों में डंडे ले रखे थे। बाद में बांध निर्माण का विरोध कर रही गाँव की महिलाओं ने नारेबाजी भी की। यहाँ बांध नहीं बंधेगा, यहाँ बांध नहीं बंधेगा। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी गांव वालों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लाख समझाने के बाद भी वो नहीं माने, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम वहां से लौट गई। जो गांव वालों की डिमांड है, कुछ लोगों को मुआवजा मिल चुका है, कुछ को नहीं मिला है, तो जिनको मिल गया है उनके नोटिस के चस्पा करने की कार्रवाई कल की जाएगी और उसके आगे के इंस्ट्रक्शंस जैसे आएंगे वैसे ही किया जाएगा। बताया गया कि बांध बनने से आसपास के 7 गांव डूब जाएंगे और यही वजह है कि किसान बांध निर्माण का विरोध कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि 1.5 महीने पहले प्रशासन ने रात के अंधेरे में मंत्री ओमकार मरकाम से बांध निर्माण का भूमि पूजन करवाकर खेतों में तैयार फसल को तबाह कर दिया था, जिसके बाद से किसान अपने परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में टिकटॉक पर वीडियो बनाने की सनक में जान से खिलवाड़ का वीडियो सामने आया। मोटरसाइकिल पर स्टंट करने के ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। ये स्टंट इतने खतरनाक है कि इनमें जान भी जा सकती है। रतलाम के इन वायरल वीडियो में दिख रहे आदमी का नाम किशोर विजवा बताया जा रहा है, जो चलती मोटरसाइकिल पर न सिर्फ अपनी सेल्फी लेता है बल्कि टिकटॉक पर वीडियो बनाने के लिए ऐसे स्टंट करता है जिनमें उसकी जान भी जा सकती है। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। किशोर विजवा नाम के इस आदमी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें किसी वीडियो में वो चलती मोटरसाइकिल पर घूमकर बैठ जाता है, तो कई वीडियो में उसे इसी तरह बैठकर कुछ खाते हुए देखा जा सकता है। टिकटॉक पर वीडियो बनाने के लिए वो अपनी जान भी खतरे में डालने से नहीं चूकता। यही नहीं, ऐसा करते वक्त वो हेलमेट भी नहीं पहनता। खतरनाक स्टंट के इन वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग ट्रैफिक पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के स्टंट करना खतरनाक भी है और नियमों के खिलाफ भी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पति से विवाद के बाद एक महिला जान देने के लिए तालाब में कूद गई। बताया गया कि महिला का अपने पति से किसी बात पर काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिससे नाराज होकर महिला ने खुदकुशी करने के लिए हनुमान तालाब में छलांग लगा दी। पानी गहरा होने की वजह से महिला डूबने लगी, जिसे देखकर वहां मौजूद एक आदमी उसे बचाने के लिए तालाब में कूद गया। धीरे धीरे तैरकर आदमी डूब रही महिला तक पहुंचा और फिर किसी तरह से उसे किनारे ले आया, जहां पहले से मौजूद कुछ लोगों ने महिला को तालाब से बाहर निकाला। पति पत्नी के मध्य एक विवाद हुआ, उससे महिला जो है पति के विरुद्ध नाराज होकर तालाब में
कूद गई थी, जिसे स्थानीय लोगों ने बचा लिया। बाद में महिला के तालाब में कूदने और उसे बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजस्थान के बूंदी में शादी समारोह में जा रही एक बस नदी में गिर गई। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार बस के टायर फटने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और बस नदी में गिर पड़ी और बस का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया। हादसे की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जबकि कुछ लोग बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए पानी में उतर गए। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। साथ ही प्रशासन ने घायलों की संख्या को देखते हुए आसपास के अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया। सर्जरी और ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स की टीम यहाँ बिठा दी है। जैसे ही आएगा कैजुअल्टी हम तैयार हैं उसके लिए। पानी में उतरे लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को किसी तरह बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया और मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर नाथूराम गोडसे का समर्थक होने का आरोप लगाया, जिस पर कांग्रेस भड़क गई। बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय गोडसे के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ, जिसके बाद बीजेपी नेता शिवरतन शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर नाथूराम गोडसे का समर्थक होने का आरोप लगा दिया। गांधी जी की चर्चा के दौरान स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के लगभग सारे सदस्य गांधी की तुलना में नाथूराम गोडसे का ज्यादा जिक्र करते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी शिवरतन शर्मा के इस बयान का समर्थन किया। वो एक बात कहा कि हम गांधी के बारे में ज्यादा चर्चा करें, मगर विपक्ष के साथ ही गांधी के आदर्शों की ज्यादा चर्चा नहीं करते, गोडसे की चर्चा ज्यादा करते हैं। सियासत बढ़ी तो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी नेताओं की मानसिकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो सोच उनको, जो शिक्षा संस्कार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को मिलता है, गोडसे की शिक्षा मिलती है, ना कि गांधी की शिक्षा। इसलिए इस ढंग से सोच उनकी बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार और बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसा सुबह के वक्त हुआ जब सड़क के दोनों ओर की ज्यादातर दुकानें बंद थी और इक्का दुक्का लोग ही वहां से गुजर रहे थे। तभी एक काली कार वहां से गुजरी और उसके पीछे एक बाइक सवार भी नजर आया। सामने से आते ट्रक को देखकर कार सवार ने गाड़ी रोक दी, लेकिन तेज रफ्तार में आ रहा ट्रक उससे भिड़ गया और कार को धकेलते हुए सड़क पर पलट गया। जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर तुरंत ही कई लोग वहां पहुंच गए और घायलों की मदद में जुट गए। बताया गया कि इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और कार के ड्राइवर को मामूली चोटें आईं, जबकि बाइक सवार ट्रक की चपेट में आने से बच गया। राजस्थान के बीकानेर शहर के एक चौराहे पर 2 सांड एक दूसरे से भिड़ गए, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोग वहां से जान बचाकर भागने लगे, क्योंकि शहर के एक चौराहे पर 2 सांड बुरी तरह से लड़ने लगे। बीच सड़क पर 2 सांडों को लड़ता देख वहां लोगों की भीड़ जुट गई। जिस जगह पर दोनों सांड लड़ रहे थे उसके आसपास से कुछ बाइक और गाड़ियां गुजरती दिखाई दी, जबकि कुछ बाइक सवार सांडों को सड़क पर लड़ता देख वापस लौट गए। इस बीच एक आदमी लड़ रहे दोनों सांडों को अलग करने के लिए उन पर पानी फेंकता दिखाई दिया। काफी देर तक सड़क पर दोनों सांड लड़ते रहे। बाद में वहां मौजूद 2 लोगों ने लाठी से मारकर उन्हें अलग किया।